हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th के हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको 4 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में करवा दिए थे, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 5th क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में हमें देने हैं। तो हमारा फर्स्ट इसी का क्या क्वेश्चन है, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता के आधार पर बताइए कि बगुला जो है, जो इस चंद्रग्रहण से लौटती बेर में जो कविता ने क्या बताया, बगुला कौन से वर्ग का प्रतीक है, वर्ग का प्रतीक है। क्या आज समाज में यह उदाहरण प्रासंगिक है? प्रासंगिक का मतलब होता है कि ऐसे लोग आज भी महत्वपूर्ण हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ में लिख देंगे, क्योंकि बगुला हमारे उस समाज के वर्ग का प्रतीक है जो ढोंगी है। क्या है? ढोंगी। ढोंगी मतलब कैसे, जैसे कि कोई इंसान ये तो दिखा रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मेरे को दिल में कुछ भी छल कपट नहीं है, लेकिन बगुला क्या है, एक ढोंगी लोगों का प्रतीक है जिसके मन के अंदर क्या है, छल कपट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? छल और कपट भरा हुआ है। वो लोगों से ईर्ष्या करता है अंदर ही अंदर, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखाता है वो कि वो लोगों से जलता नहीं है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, और ढोंगी लोगों का प्रतीक है। तो आप अगर आपको ये नोट्स आपको चाहिए, इसका आंसर मैंने आपको पूरे अच्छी तरीके से लिखवा रखा है जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी का ये और में है, अथवा में दे रखा है ये हमें। तो ये क्या है, ये हमारी कौन सी कविता से आया है? इसे जगाओ कविता से आया है। इसके आधार पे हमें क्या स्पष्ट करना है कि समय पर सजग रहने का क्या महत्व है। सजग का महत्व बताना है कि अगर हम सजग रहेंगे, सजग यानी होशियार रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो उसका क्या महत्व होगा और उसका क्या परिणाम निकलेंगे। तो जैसे अगर हम समय चला गया, बीत गया, और हम जब कोई आगे निकल गया, हम फिर सोच रहे हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मैं यहाँ पे होता, मैं ये कर लेता, लेकिन जब समय निकल गया है तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए हमें क्या है, पहले जैसे कि अगर 12th या हम 11th क्लास में होते हैं तो हमें अपना लक्ष्य पहले ही गोल मतलब कि बना लेना चाहिए कि हमें 12th के बाद क्या करना है। अगर हम 12th क्लियर करने के बाद, पास आउट होने के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, और जिनको जो करना है, जो जिन्होंने सोच रखा है अपने लक्ष्य, अपना गोल पहले से डिसाइड कर रखा है, फिक्स कर रखा है, वो तो कर लेंगे और वो आगे भी निकल जाएंगे। लेकिन हम सोच में ही डूबे रह जाएंगे और हम वो सोचते ही रह जाएंगे हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। और वो जब आगे ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे, उन्हें सफलता मिल जाएगी, तो फिर हमें उनकी बराबरी करने में काफ़ी डर लगेगा। क्यों डर लगेगा? क्योंकि हम तो उनसे काफ़ी पीछे ही रह गए हैं, और वो क्या हो गया, वो सफलता की सीढ़ी को चढ़ चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं आगे, और हम उनके पीछे रह चुके हैं, और हमें उनसे ईर्ष्या होने लगेगी, जलन होने लगेगी, क्रोध आएगा, मानसिक तनाव होगा कि मतलब कि हम उनके बराबर क्यों नहीं पहुंच पाए। तो वही है कि हमें अपने कर्तव्यों को और लक्ष्य को पहले ही पहचान लेना चाहिए, और उसमें फिर अगर हम पहचान लेंगे तो हमें उसे क्या सफलता जरूर मिलेगी। अगर हमने अपने लक्ष्य को पहले ही मतलब सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है, तो हमें उसके अंदर जो हमने सोच रखा है उसके अंदर हमें सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हम उसका प्रयास पहले से शुरू कर देंगे और हम समय पर संभल जाएंगे। और फिर जब हम वो उन लोगों से, जब वो आगे निकल चुके हैं, उनसे बराबरी करने में हमें क्या लगेगा, डर लगेगा कि हम उनकी बराबरी कैसे करें, है ना। और फिर क्रोध आएगा, मानसिक तनाव होगा, और हम उनसे क्या हो जाएंगे, पिछड़े रह जाएंगे और हम असफल रह जाएंगे। तो हमें इसलिए यहाँ पे क्या कवि ने बोला है, इसे जगह कविता में यही मूल भाव है कि हमें समय पे होशियार रहना चाहिए, हमें अवसर को कभी भी जाने नहीं देना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी को मतलब कि हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर हमारे ऑप्शन वाले होते हैं। तो देखते हैं इन सारे मतलब ये जो विकल्प दे रखे हैं, हमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, उसमें से जो हमारा सही आंसर है, जो राइट आंसर है, वो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प यानी जो ऑप्शन है उनको उनके जो उपयुक्त जो विकल्प है उन्हें छांट कर जो सही है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो इसी का फर्स्ट क्या है हमारा, लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना, जो खिड़की की जो जाली थी उसका एक कोना क्यों खोल दिया। लेखिका कौन, जो मतलब ये हमारा गुल्लू पार्ट से लिया गया है, जिसके अंदर गिलहरी को मतलब आने जाने के लिए वो उसे खिड़की का जो एक पार्ट होता है उस कोने को वो खोल देती है। तो क्यों खोला, ये ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अंदर क्या राइट आंसर होगा, बाहर की गिलहरियां अंदर आ सकें, जो बाहर की गिलहरियां वो अंदर आ सके इसलिए खोला, बाहर से ठंडी हवा आ सके, गुल्लू आज़ादी से आ जा सके, सोन जूही की गंध कमरे में आ जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, गुल्लू आज़ादी से आ जा सके। जो गुल्लू है, जो गिलहरी है, उसको वो क्या है, आसानी से अंदर बाहर कर सके, आ जा सके। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसी का जो नेक्स्ट है वो देखते हैं हम।
वो क्या है, एवरेस्ट अभियान दल में बिचेंद्री पाल के साथ निम्न में से कौन था। जो हमारी जो बिचेंद्री पाल हैं वो हमारी कौन है, जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली भारतीय जिन्होंने वो वहाँ पे चढ़ी थी वो हैं ये। उनके साथ और कौन था ये बताना हमें। क्या वो तेंजिंग थे, हंसाई देई थे, जुके ताबी थे, अंग दोरजी थे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, अंग दोरजी। ये बिचेंद्री पाल के साथ माउंट एवरेस्ट पे गए थे। ठीक है, इसका थर्ड क्या है, फोटो के नीचे छपी सूचना। जो हमारी कोई भी फोटो होती है उसके नीचे जो भी सूचना दी गई है उसे अखबार की भाषा में हम क्या कहते हैं। जैसे आजकल के बच्चे ज़्यादातर इंस्टाग्राम एफबी वगैरह पे जब भी कोई फोटो अपलोड करते हैं तो उसके नीचे कुछ कुछ कैप्शन डालते हैं ना, तो जो कैप्शन वर्ड है वो कौन सी भाषा है, अखबार की भाषा है। ठीक है, तो उसे जो फोटो के नीचे जो भी सूचना दी गई होती है वो क्या होती है, हमारी कैप्शन कहते हैं उसे। क्या वो इंट्रो होता है, सब हेडिंग, कैप्शन या समाचार स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, कैप्शन। जो फोटो के नीचे जो भी सूचना दी गई होती है वो होती है हमारी कैप्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा फोर्थ का है। तो देखते हैं, पढ़े कैसे पाठ के अनुसार असली पढ़ना कहलाता है। सामग्री में दिए गए जो भी सामग्री दी गई है पढ़ने वाली, उसके अंदर दिए गए शब्दों को समझना, अक्षरों को पहचानना, वाक्यांश को पढ़ना या दिए गए विचारों को समझना। तो कोई भी अगर हम किताब पढ़ते हैं तो अगर हमने उसके शब्द को नहीं समझा तो हमें कोई भी वाक्यांश, कोई भी शब्द जो अगर हमें समझ में नहीं आया तो वो लाइन ही हमें समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस शब्द का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, शब्दों को समझना। अब आता है हमारा फिफ्थ, इसको देखते हैं। ये क्या दे रखा है, सुखी राजकुमार कहानी में नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ क्यों करते थे? क्योंकि उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। बहुमूल्य यानी कीमती वस्तुएं, बहुमूल्य यानी कीमती जो वस्तुएं वो लगी थी इसलिए उसकी तारीफ करते थे। या जब वो जीवित था तो लोगों की सहायता करता था इसलिए करते थे। मूर्ति बनाने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था इसलिए तारीफ करते थे। प्रतिमा में विश्व भर के कलाकारों की प्रतिमा लगी थी। तो इसका राइट आंसर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। जो राजकुमार की जो मूर्ति बनाई गई थी उसके अंदर काफ़ी कीमती वस्तुएं लगी थी, पत्थर वगैरह लगे थे, काफ़ी कीमती बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी। नीलम के पत्थर वगैरह जैसे होते हैं ना, वो सब लगे थे उस मूर्ति के अंदर, जो राजकुमार की मूर्ति बनाई गई थी नगर के अंदर। सिक्स्थ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार आदमी की पूंछ झड़ गई क्योंकि वो, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, ऐसे लोगों, इतिहासकारों का मानना क्या है कि पहले लोगों की पूंछ हुआ करती थी। क्योंकि क्या बोला है उन्होंने कि जो बंदर से धीरे धीरे बढ़ते डेवलप्ड होते होते क्या हम आज हमारा शरीर जैसा है वो वैसा हुआ है। पहले हमारे क्या होती थी, हमारे पीछे पूंछ लगी होती थी, तो वो क्यों झड़ गई? तो कवि ने क्यों, क्या वो कम उपयोगी थी, असुविधाजनक थी या पशुता की निशानी थी? पशुता वर्ड का मतलब क्या होता है, वो जानवर जो पशु होते हैं उनकी निशानी थी, या अनुपयोगी थी, क्या उसका कोई काम नहीं था? तो काम तो कुछ था ही नहीं उस पूंछ का, तो इसका राइट आंसर है हमारा अनुपयोगी थी, इसलिए वो क्या हो गई, वो हट गई। पूंछ थी वो हट गई मनुष्य में से। अब है हमारा सेवंथ क्वेश्चन, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें 15 से 20 शब्दों में देने हैं। जो ये कौन से पाठ से लिया गया है, हमारे शतरंज के खिलाड़ी कहानी से लिया गया है। मीर नामक पात्र का एक चारित्रिक दोष लिखना है। जो मीर की जो मीर पात्र है उसका चारित्रिक दोष बताना है हमें इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या है कि जो शतरंज की खिलाड़ी जो हमारी कहानी है उसके अंदर दो पात्र थे, एक मीर और एक मिर्जा। दोनों बहुत ज़्यादा विलासी थे। विलासी का मतलब क्या होता है कि वो दोनों लग्जरी लाइफ, जैसे विलासी का मतलब होता है लग्जरी यानी उनके पास काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। उनके किसी भी सुविधा के लिए वो मतलब कि कहीं उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता, उनके पास काफ़ी पैसा था, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, ज़मीनें थी। तो इस वजह से क्या हो गए थे, वो विलासी हो गए थे। उन्हें किसी के और दुख दिखते नहीं थे, वो सिर्फ अपना सोचते थे। तो वो क्या हो गया, सबसे मेन था इसके अंदर कि वो शतरंज बहुत ज़्यादा खेलते थे। उसके अंदर वो मतलब कि मगन हो गए थे, उन्हें बाहर की कोई दुनिया ही नहीं दिखती थी। तो वो तो क्या था कि एक तो हुक्का पीते थे, पान खाते थे, ये सब मतलब उनके अंदर ये सब आदत लग गई थी, जिस वजह से उन्हें वो एक उनका चारित्रिक दोष है। जो पान खाना, हुक्का पीना, ये मतलब बुरा काम माना जाता है समाज के अंदर, तो वही वो करते थे दोनों।
सिर्फ मीर ही नहीं, मीर भी और मिर्जा भी। यहाँ पे सिर्फ मीर का पूछा है तो हम मीर का ही बताएंगे। मीर साहब जो होते वो क्या करते थे, पान खाते थे, हुक्का पीते थे, इनसे प्यार था, उन्हें समाज वगैरह से कोई लेना देना ही था। उनका क्या हो गया था, स्वाभिमान जो था नष्ट हो चुका था। कैसे नष्ट हो चुका था, क्योंकि शतरंज खेलने में वो इतने मतलब कि बिजी हो चुके थे, उन्हें मगन हो गए थे कि उन्हें बाहर की दुनिया दिखती नहीं थी, उन्हें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं था कि वो लड़ाई लड़ सकते हैं। वो शतरंज के चक्कर में मर गए, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए जान नहीं दी थी। तो मिर्जा की पत्नी काफ़ी उनसे मतलब कि नाराज़ होती रहती थी, मीर से। जो मिर्जा थे वो शादीशुदा थे, तो मीर से वो काफ़ी नाराज़ रहती थी कि वो मेरे घर क्यों आ जाते हैं बार बार मिर्जा से शतरंज खेलने। तो फिर उनकी पत्नी उन्हें पसंद नहीं करती थी, फिर भी मीर क्या था, वहाँ जाना नहीं छोड़ते थे। और मिर्जा जो थे वो हमेशा अपनी पत्नी को दबाते रहते थे। क्यों दबाते थे, क्योंकि जो मीर हैं वो मिर्जा को कहते थे कि तुम अपनी पत्नी को दबा के रखा करो, उन्हें बोलने मत दिया करो। और मीर का सबसे मेन क्या है, वो एक डरपोक थे और कायर थे। ठीक है, दो हो गया हमारे। वो पान खाते थे, हुक्का पीते थे और शतरंज खेलते थे, और डरपोक थे और कायर थे। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये क्या है, हमारे बहादुर पाठ से लिया गया है। इसमें क्या है, बहादुर के घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। उसका आशय स्पष्ट करना। जो बहादुर है, जो घर में किसकी तरह नाचता रहता था, फिरकी की तरह। फिरकी की तरह यानी गोल गोल घूमना, जैसे गोल गोल फिरकी घूमती है ना, उसी तरह क्या करता था जो बहादुर है, घर के एक कोने से दूसरे कोने के लिए, छोटे बड़े हर काम के लिए इस कोने से उस कोने बार बार दौड़ता रहता है, हर किसी का काम करने के लिए। उसी को क्या कहा गया कि बहादुर फिरकी की तरह घूमता रहता था, कि मतलब वो फिरकी की तरह नाचता रहता था। हर घर के हर छोटे बड़े काम के लिए वो चारों ओर फिरकी की तरह घूमता ही रहता था। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने इस वर्ड का यूज करा है, कौन से, फिरकी की तरह घूमना। इसका थर्ड क्या है, लेखिका ने गुल्लू नामक पात्र के आरंभ में ही सोन जूही पीली कली को क्यों याद किया है। जो सोन जूही की जो पीली कली है उसको लेखिका ने क्यों याद करा है, उसके आरंभ में ही, पाठ के शुरू में ही उसने सोन जूही की पीली कली को क्यों याद करा है। मैं आपको बता देती हूँ क्यों याद करा है। ये आंसर जो है आप खुद रीड करके आप पढ़ सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पढ़ सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, हमारे जो सोन जूही की जो पीली कली है वहीं पे उसे सबसे पहली बार गुल्लू मिला था, वो भी घायल अवस्था में। कौन सी घायल अवस्था में मिला था, जो उसकी बालकनी में सोन जूही की पीली कली लगी हुई थी, वहीं पे उसे क्या मिला था, गुल्लू मिला था शुरू में ही, वो भी घायल अवस्था में। अब इसका फोर्थ क्या है, चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गरेट कुछ नहीं कहकर क्या समझाना चाहती थी। जो मदर मार्गरेट हैं वो रोगी को कुछ नहीं कहकर क्या समझाना चाहती थी। वो रोगी को ये समझाना चाहती थी, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं हुआ मतलब कि जो रोगी है वो काफ़ी ना एक अमीर था। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो रोगी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था वो क्या था, वो काफ़ी अमीर था, उसको थोड़ी सी चोट वोट लगी होगी और वो अपना दिखावा कर रहा था। यहाँ पे व्यंग करा है कवि ने कि जो अमीर लोग होते हैं, अगर उन्हें छोटी सी भी खरोंच भी आ जाती है तो वो चिल्ला के अपना मतलब कि लोगों को दिखाते हैं, लेकिन गरीब तो ऐसा करते नहीं है। ऐसा कवि ने कहा है कि मतलब जो अमीर हैं अपने आप को दिखावा करते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी कुछ होता है। तो यहाँ पे मदर जो मार्गरेट है उन्होंने कुछ नहीं कहकर ये कहना चाहा है कि मतलब कि आज दुख है तो कल कम हो जाएगा, फिर कल खत्म हो जाएगा। मतलब कि दुख पूरी जिंदगी नहीं रहेगा, मतलब वो कम हो जाएगा या पूरा हट जाएगा, लेकिन रहेगा, थोड़ा रहे, ज़्यादा रहे, कम रहे, लेकिन रहेगा। और ऐसी सुख है, सुख भी कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा, कभी कम रहेगा। हमेशा एक जैसी लाइफ हमारी कभी भी नहीं चलती है। कभी दुख है, कभी सुख है, और कभी कष्ट हमारी लाइफ में आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे यही कहा है कवि ने कि मतलब कि सब कुछ क्या है, एक जैसा नहीं रहता है। आज सब कुछ है हमारे पास तो कल कुछ भी नहीं हो सकता है। कल थोड़ा होगा, फिर कम होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि गति है वो हमेशा बदलती रहती है। जीवन के अंदर अगर कष्ट आए हैं तो वो पूरी जीवन भर नहीं रहेंगे, वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं। ऐसी जो खुशी भी आती है वो भी एकदम बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर चली जाती है। ऐसी होता है ना। फिफ्थ ये एवरेस्ट पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला की क्या बतानी है, हमें विशेषता बतानी है, उसके जो खासियत है वो बतानी है। तो पहली भारतीय महिला ऊपर बताया था मैंने आपको, कौन थी, बिचेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाली यहाँ थी पहली महिला थी। और उनका जन्म कब हुआ था, 24 मई 1954 में हुआ था। और वो एक स्वतंत्र और निर्भीक और मतलब कि साहसी लड़की थी। निर्भीक का मतलब क्या होता है, उन पर किसी का दबाव नहीं था, उन्हें मतलब वो रोक नहीं सकता था, जो उन्हें करना है वो करके रहती थी, हर चुनौती का सामना
वो डटकर करती थी। और वह वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। वो उनका जो रिकॉर्ड है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। उन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया है। किसे? बचेंद्री पाल को पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। ठीक है, अखबारों में समाचार के साथ प्रकाशित होने वाली फोटो का क्या महत्व है? जो हमारा अखबार होता है उसके अंदर आपने देखा काफ़ी सारी इमेजेस, फोटोज़ लगी होती हैं, उसका महत्व क्या है, उससे क्या फ़ायदा होता है, इसका मतलब महत्व बताना है। तो जो भी अखबार हम अगर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, अगर कोई किसी घटना के बारे में बताते हैं, उस घटना से रिलेटेड ही वो फ़ोटो होती है। वो फ़ोटो क्या करती है? हमारी जिज्ञासा को कम करती है। जिज्ञासा को कम कैसे करती है? जैसे कि हमने किसी, अगर उस घटना हुई है कहीं पे कोई और उसकी इमेज नहीं दी है, हमने सिर्फ वो घटना पढ़ ली और हमें हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर क्या हो रही है? जिज्ञासा उठ रही है। ऐसा मन कर रहा है कि काश हम उस जगह की तस्वीर को भी देख पाते, कि ऐसा वहाँ पे क्या इमेजिनेशन कर पाते हम कि वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा था। ठीक है, इसलिए हमारे फोटो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मन को वो शांत करती है, वो जिज्ञासा को क्या करती है? शांत करती है। अगर कहीं पे फोटो हम ऐसी अलग से देखते हैं तो हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ना भी चाहते हैं, तो फोटो का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमारे माइंड में एक तो सबसे पहले बैठ जाती है। कोई भी अगर हम इमेज से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी माइंड में सबसे पहले वो सेट हो जाती है, बैठ जाती है। इसलिए अगर हम किसी फोटो को देखते हैं तो हम उस घटना को पढ़ना चाहते हैं कि फोटो ऐसी है तो वहाँ पे ऐसा हुआ क्या था, एक बार हम घटना पढ़ लेते हैं। अगर हमने सिर्फ घटना को पढ़ा है, इमेज नहीं है, तो हमारे मन में क्या लगता है कि फोटो भी दिखाई जाए, हम फोटो देखें। इसलिए अखबार में जाता है हर घटना के साथ फोटो जरूर दिखाई जाती है, क्योंकि वो हमारी जिज्ञासा को कम करती है। जैसे यहाँ पे भी क्या रखा है, यहाँ पे जिज्ञासा को बढ़ा देती है। क्यों? अगर वहाँ पे फोटो नहीं होगी तो वो जिज्ञासा को बढ़ा देगी। अगर वो घटना वाली स्थान की फोटो होती है और अगर हम उसे देख लेते हैं, वो हमारी क्या कर देती है? जिज्ञासा को शांत कर देती है, कम कर देती है कि हाँ चलो फोटो देख ली, तो हमें थोड़ी शांति मिलती है एक फोटो देखने से। और जो फोटो के नीचे जो भी चीज़, सूचना लिखी होती है, ऊपर बताया मैंने, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्शन कहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? सुखी राजकुमारी से है हमारा। सुखी राजकुमार कहानी के अंत में ईश्वर के देवदूत नगर से कौन सी मूल्यवान वस्तुएं ले गए? मूल्यवान यानी जो महंगी चीज़ें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो देवदूत नगर से ले गए। क्या थी वो दो महत्वपूर्ण चीज़ें? एक राजकुमार का जस्ते का दिल। जस्ते का दिल, जस्ते का मतलब क्या होता है? किसी धातु का दिल। ठीक है, किसी धातु का दिल। धातु जैसे हम उसके तांबे, कांसा, कोई से भी धातु हो सकती है, उससे उनका दिल बनाया गया था, क्योंकि एक मूर्ति थी। और उस राजकुमार का दिल, जस्ते का दिल, और गुरैया की लाश, जो गुरैया थी इस पाठ के अंदर जो चिड़िया थी, उसकी लाश को देवदूत नगर से ईश्वर के पास ले जाया गया था। ये दोनों क्या थी? बहुत मूल्यवान चीज़ें थी ईश्वर के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे 8th क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। ये हमारे क्या है? ये हमारे गद्यांश हैं। ठीक है, ये हमारे हिंदी की पुस्तिका से किसी चैप्टर से, गद्यांश वाले चैप्टर से उठाए जाते हैं। इसको हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, इसको ना हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हिंदी में क्या, जब भी कोई गद्यांश आता है तो पहले हमें क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? पहले इस गद्यांश को पढ़ें हम, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ें, तो हमें उस क्वेश्चन के हम आंसर आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, तो हम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया। मूर्ति ने किसको उत्तर दिया? गुरैया को। ये हमारे कौन से पाठ से लिया गया है? सुखी राजकुमार से लिया गया है। और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था। वक्ष यानी उसके सीने के अंदर मनुष्य का दिल धड़कता था। ये कौन कह रहा है? ये राजकुमार कह रहा है। ये किससे? गुरैया से। तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। मेरा यानी राजकुमार का आंसुओं से, मतलब उसके पास कोई दुख नहीं था, उसके पास इतना सौंदर्य था, इतनी खुशी थी, कभी उसका आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था, कभी उसे आंसू नहीं आए उसकी आंखों में। मैं आनंद महल में रहता था। आनंद यानी सुखी के महल में, जहाँ पे सुख ही सुख थे, वहाँ पे क्या था? दुख को प्रवेश करने की मतलब इजाज़त ही नहीं थी। वहाँ दुख आ ही नहीं सकते थे, कि वो इतना मतलब काफ़ी अमीर, वो राजा था वो, तो वहाँ पे उस महल के अंदर दुख को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। वो एक आनंद महल था। दिन में क्या करता था वो? दिन में मैं अपने उद्यान विलास में रहता था। दिन में क्या करता था वो? दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता था। उद्यान मतलब क्या होता है?
उद्यान मतलब क्या होता है कि अपने महल के अंदर, किसके अंदर, महल के अंदर क्या करता था, विलास करता था, विलास यानी रहता था, और रात को नृत्य में लगा रहता था, नृत्य यानी डांस वगैरह में लगा रहता था। राजा वगैरह ऐसे ही करते थे कि आराम से अपने महल में रहते थे और फिर नृत्य वगैरह देख के आराम से अपनी जिंदगी को जीते थे, क्योंकि उनको उनका दुखों से परिचय ही नहीं होता था कि दुख क्या होते हैं। वो इतने आनंद से, इतने सौंदर्य से रह रहे होते हैं। मेरा उघान, उघान के चारों ओर एक प्राचीर थी, प्राचीर मतलब बड़ी बड़ी प्राचीर थी। जब राजाओं को महल आप देखते हो मूवी वगैरह में भी, तो काफ़ी चारों ओर का बड़ी बड़ी दीवारें लगाई जाती हैं। उसके दीवारें क्यों लगाई जाती हैं, ताकि रक्षा हो सके। तो चारों ओर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी कि कभी उसने प्रयत्न नहीं किया, कभी उसने प्रयास ही नहीं करा कि उसकी जो प्रजा है, उसका जो राज्य है, वो कैसे रह रहा है, कौन सुख है कौन दुख में रह रहा है। तो वही उसके चारों ओर क्या था, प्राचीर थी। किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। इसके चारों ओर क्या था, बहुत ज़्यादा सौंदर्य था, खुशियाँ ही खुशियाँ। सौंदर्य का मतलब क्या बताया यहाँ पे, खुशियाँ ही खुशियाँ थी उसके महल के अंदर। तो उसने कभी बाहर देखने, बाहर यानी बाहर का मतलब यहाँ क्या बताया, कभी उसने अपने राज्य, कभी उसने अपनी प्रजा को देखने की कोशिश नहीं करी कि वो कैसे रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये होगी ना, बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। मैं जीता रहा और मर गया, मतलब जीता रहा, फिर एक बार मरने के बाद की बात हो रही है जब वो मूर्ति बनी है। आज जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी क्रूरता और दुख दर्द देख सकता हूँ। क्रूरता दुख दर्द यानी कि जब जो क्रूर लोग हैं, जो लोगों पे अत्याचार करते हैं वो, और जो लोग दुख से पीड़ित हैं, उन सबको मैं देख सकता हूँ। क्यों देख सकता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे स्थापित हो गई है उसकी मूर्ति। पहले तो अपने महल में था और महल से उन्होंने कभी बाहर देखने की कोशिश ही नहीं करी थी कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। उससे कोई मतलब ही नहीं था। वो अपने सौंदर्य में इतना मतलब व्यस्त हो गया था, विलासी हो चुका था एकदम, क्योंकि उसके पास, उसके महल के अंदर किसकी इजाज़त नहीं थी, दुखों को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, कि उसके चारों सौंदर्य था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। तो अब जब वो उसको मूर्ति को, राजा की मूर्ति को जब इतने ऊंचाई पे स्थापित कर दिया, तो वो देख रहा है कि उसकी जो प्रजा है, उसका राज्य के जो लोग हैं, काफ़ी दुख हैं, वो दुखी से जी रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, दुख दर्द बहुत ज़्यादा है। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है, अब मेरा दिल जस्ते का है, मैं धातु का बना हुआ है, फिर भी वो क्या हो रहा है, फटा जा रहा है। फटा क्यों जा रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है आपके ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना। फटा क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका दिल जस्ते का है, और वो जब लोगों को देख रहा है कि वो इतने दुख दर्द से जी रहे हैं, और मैंने कभी कोशिश ही नहीं करी इन लोगों को समझने की। मैं अपने सौंदर्य में इतना मतलब व्यस्त हो चुका था कि मैंने कभी बाहर झाँकने का प्रयत्न नहीं करा। अब मैं देख रहा हूँ तो उसका दिल क्या हो रहा है, फटा जा रहा है एकदम। तो उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इसी जो हमने गद्यांश पढ़ा उसी के क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं हम क्या है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से है, इसके लेखक का नाम बताइए। पहले हमें उसका लेखक का नाम बताना है और इस पाठ का नाम बताना है। तो ये गद्यांश क्या है, ये हमारे सुखी राजकुमार, जो चैप्टर का नाम क्या है, हमारे पाठ का क्या नाम है, सुखी राजकुमार। और इसके कवि का क्या नाम है, कवि का क्या नाम है, ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड और सुखी राजकुमारी, यह हमारा पाठ है। ठीक है, अब इसी का खा क्या है, हमारा खा पाठ। मूर्ति ने कहा कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया, अर्थ स्पष्ट करें। तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था अभी गद्यांश में कि वो कह रहा है कि मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। तो यही इसका आंसर है कि उसके और चारों ओर इतनी खुशियाँ थी, इतना सौंदर्य था कि उसने कभी बाहर देखने की कोशिश नहीं करी कि लोगों के साथ कैसा हो रहा है, कैसे वो खुश हैं या दुख हैं। तो ये इसका आंसर है। आप ये आंसर खुद मतलब पढ़ सकते हैं। इसके नोट्स जो हैं, ये सारे नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं इसको। क्या है, मूर्ति ने क्यों कहा कि मेरा हृदय फटा जा रहा है। कि मैंने आपको एंड में बताया, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका दिल क्यों फटा जा रहा था, क्योंकि उसने जब लोगों के दुख दर्द को देखा, इतनी ऊंचाई पर उसे स्थापित कर दिया गया, उसने जब लोगों के दुख दर्द को देखा तो उसका दिल क्या हो रहा था, जैसे का दिल फटा जा रहा था। इतनी ऊंचाई पे था, उसकी मूर्ति को बनाया गया था, उसने सारे राज्य के सारी क्रूरता, दुख दर्द उसे आसानी से दिखाई दे रहे थे। इतने ऊंचाई पे वो स्थापित था कि उसे दुख दर्द दिखाई दे रहे थे। उन्हें देख कर उसका हृदय जो था वो फटा जा रहा था एकदम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब यही देखिए, इसका अथवा में दे रखा है, ये अथवा यानी इसके और पार्ट में दे रखा है। आप वो वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला भी।
ये आपके एग्जाम में ऐसी पैटर्न से आएगा, तो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही करवा रही हूँ। आंसर आपको ऐसे ही लिखने हैं, तो बाकी मैं आपको दोनों सॉल्व करवाऊंगी, आपको एक ही लिखना है, ठीक है। देखते हैं इसका जो और पार्ट में क्या दे रखा है, ये कौन सा है। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, भिन्न यानी अलग है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के। ये हमारे कौन से पार्ट से लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। में क्या है, उसमें संयम है, दूसरे की सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, ताप है, त्याग है। ये तो आपको पढ़ना ही होगा अच्छे से। आप इसको अगर रीड करके पढ़ोगे ना, तो आप क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे सकते हो, ठीक है। उसके मनुष्य के अंदर की बात हो रही है, उसके अंदर क्या है, संवेदना है, श्रद्धा है, ताप है, त्याग है। ये सब किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है। ये मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है, इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे, जो झगड़े वगैरह बड़े बड़े होते हैं, उनको वो आदर्श रूप नहीं मानता है। जो भी अगर कहीं पर लड़ाई हो रही होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा वो आदर्श रूप नहीं है, हम उसे अच्छा नहीं मानते, हम उसे बुराई मानते हैं। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझते हैं। जैसे गुस्सा, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो काफ़ी कुछ बोलने लग जाता है, तो उसको हम क्या समझते हैं, अविवेकी समझते हैं। उसके अंदर विवेक, उसको सहन क्षमता नहीं है। एवं वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य चरण को गलत मानते हैं, आचरण मानते हैं। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। क्या धर्म नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा करना, किसी को बुरा भला कहना, ये किसी भी धर्म के अंदर नहीं है, किसी भी समुदाय या धर्म का आचरण नहीं है। यह मनुष्य मात्र का धर्म है। यहाँ क्या, कौन सा सबसे मेन धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और आक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। मतलब क्या, जो महाभारत में सबसे बड़ा धर्म किसे बताया गया है, निर्वैर स्वभाव, धैर्य, मानव मात्र की सेवा, इसको सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, जो ये वाला हमारा, इसका का देखते हैं हम, जो क्वेश्चन है हम क्या पढ़ते हैं इसको, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। जैसे ऊपर भी सबसे पहला क्वेश्चन यही था गद्यांश में, कि उसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो इस पाठ का क्या नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, और लेखक का क्या नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो उसका भी हमने देखा था, इसका भी देख लिया। आपको एक ही सॉल्व करना है, आप इतना याद रखना, आपको दोनों सॉल्व नहीं करने ये एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसका आप खा पार्ट देखते हैं हम। मनुष्य पशु से किन बातों से भिन्न है, तो ऊपर बता रखा था मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य के अंदर दूसरे सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, त्याग है। ये कुछ नहीं है, त्याग है, मतलब कि हमारे अंदर धैर्य है, श्रद्धा की भावना है, ताप है, त्याग है। ये सब किसके अंदर है, मनुष्य के अंदर है। ये सब पशु के अंदर नहीं होता, मनुष्य के अंदर होता है, क्योंकि पशु किसी के मतलब इमोशन वगैरह को नहीं समझता है। ये फीलिंग किसके अंदर होती है, ये इंसानों के अंदर होती है, मनुष्य के अंदर होती है। ताप, श्रद्धा की जो भी भावना होती है, किसके अंदर होती है, ये मनुष्य के अंदर होती है। ये पशुओं के अंदर थोड़ी ना होती है ये सब, इसलिए तो वो हमसे अलग है और हम उनसे अलग हैं। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे गा पाठ में, महाभारत में सामान्य धर्म किसे कहा गया है और क्यों बताना है, क्यों कहा गया और किसे कहा गया है। सामान्य धर्म किसे कहा गया है, जो किसी झगड़े को मतलब कि शुरू ना करे, उसे मतलब बढ़ावा ना दे, वो मानव मात्र की सेवा करे, वही है। जो इसके अंदर मतलब क्या है, जो सत्य को बढ़ावा दे, निर्वैर भाव, सत्य, आक्रोध, सब वर्णों का सामान्य धर्म है। सभी धर्मों में ये सिखाया जाता है कि लड़ाई झगड़े ना करना। किसी भी समुदाय में ऐसे कभी भी इस चीज़ को मतलब कि बढ़ावा नहीं दिया जाता कि इसको बुरा भला बोलो, उसको बुरा भला बोलो, ये लड़ाइयाँ करो, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं सिखाया जाता। सबका मतलब कि निचोड़ यही है कि हमें मानव मात्र की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों में होता है, किसी एक धर्म के अंदर नहीं होता ये सब। तो यही महाभारत में भी कहा गया है। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर देने 20-20 शब्दों में। तो सारे करवाऊंगी मैं आपको इसके अंदर। सबसे पहला हमारा किससे लिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पाठ से लिया गया है। इस पाठ के आधार पर बताया कि शस्त्रों की बढ़त को रोकना क्यों आवश्यक है। शस्त्र यानी क्या होता है, घातक हथियार, जो भी हथियार है उनका कहते हैं शस्त्र, उनको रोकना क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आंसर आप आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कभी भी हथियार से किसी का फायदा नहीं होता है। अगर किसी ने हथियार बनाए हैं तो उसका सामने वाले का नुकसान होगा और उसका भी नुकसान होगा। मनुष्य
अब क्या कर रहा है कि मतलब कि जैसे ही दिन बीतते जा रहे हैं वो और घातक घातक हथियार, घातक यानी खतरनाक हथियारों का निर्माण कर रहा है। और वो निर्माण क्यों कर रहा है? अपना जो वर्चस्व है, वर्चस्व यानी अपना दबदबा कायम करने के लिए या अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए वो क्या कर रहा है? शस्त्रों का निर्माण कर रहा है, घातक शस्त्रों का। शस्त्रों से क्या कर रहे हैं? अपने वर्चस्व को दिखा रहे हैं घातक हथियार से, और लोग क्या कर रहे हैं? हानि पहुंचा रहे हैं। हानि यानी उन्हें दुख पहुंचा रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। आजकल आपने देखा काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं मर्डर वर्डर के। तो ये क्या, ये मनुष्यता की निशानी नहीं है, किसकी निशानी है? पशुता की। तो पहले शस्त्रों का निर्माण क्यों किया जाता था? जो पहले ज़माने में क्यों किया जाता था? अपनी रक्षा करने के लिए। सिर्फ किस लिए? अपनी रक्षा के लिए छोटे मोटे हथियारों का निर्माण कर लेते थे, पत्थर वगैरह से, लकड़ी से बना लिया, हल वगैरह से करके। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हम बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं ताकि सामने वाले को हम दबा सकें, उस पर अपनी शक्ति को कायम कर सकें। इसलिए बमों का आविष्कार कर रहे हैं, जिसके कारण क्या रहा, अंदर की जो पशुता है वो हमारी कहीं मर ही नहीं रही है। क्या इसके अंदर पशुता बाहर आ रही है? जो हमारा अंदर का जानवर है वो बाहर आ रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो मनुष्य के अंदर की जो पशुता है वो कभी मर नहीं रहा है, वो और अंदर से बाहर आता जा रहा है, दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो घातक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं, अस्त्र का निर्माण करते जा रहे हैं। और वो पहले जो लोग क्यों बनाते थे? अपनी रक्षा के लिए। परंतु आज आधुनिक युग में क्यों बना रहे हैं? शस्त्रों का निर्माण इसलिए हो रहा है कि अपनी उस शक्ति व वर्चस्व को दिखाने के लिए। किसका निर्माण कर रहे हैं? बड़े बड़े बमों, शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। ये मेन बात है कि मतलब कि शक्ति और वर्चस्व यानी क्या होता है? दबदबा कायम करने के लिए, किसी और पे अपना दबदबा कायम करने के लिए आजकल देश क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े घातक हथियारों का निर्माण कर रहे हैं। ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम करते हैं इसी का सेकंड, 9th का। क्या है? वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था। मलाल का मतलब क्या होता है? कोई दुख नहीं था। क्यों उन्हें दुख नहीं था? जैसे हमने मीर का जब हमने चारित्रिक दोष पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या करता था? हुक्का पीता था, पान खाता था और शतरंज खेलता था। मेन क्या है? शतरंज खेलता था। उस शतरंज खेलने में दोनों मीर और मिर्जा दोनों इतने मशहूर हो गए थे कि उन्हें कोई बाहर का दिख ही नहीं रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। जैसे आजकल के बच्चे ज़्यादातर क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। घर में कुछ भी होता रहे, कोई भी कुछ कहता रहे, बुलाते रहे उनको, वो सुनते रहते हैं और उन्हें इग्नोर मारते रहते हैं। इसी तरह से मीर और मिर्जा एक मतलब खंडर में जाके जब शतरंज खेल रहे थे, उन्हीं के सामने से उन जो लाल सेना यानी जो ब्रिटेन की जो सेना थी, वाजिद अली शाह को गुलाम बना के लेके जा रही थी, और उनका जो शहर है वो मतलब कि गुलाम बनने जा रहा था। लेकिन उन दोनों ने, मीर और मिर्जा ने, बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि वो बचा लें अपने शहर को। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें खुद से पहले अपने देश को बचाना है, अपने शहर को बचाना है। इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा। वो क्या हो गए थे? उनके सामने से वाजिद अली शाह को बंदी बना के ले जाया जा रहा था। मीर और मिर्जा दोनों क्या करते? शतरंज खेलने में इतने मगन हो गए थे कि उन्हें कुछ आसपास का दिख ही नहीं रहा था क्या हो रहा है। और कौन सी सेना? अंग्रेजी सेना कैदी बनाकर ले गई, उन्हीं के नजरों के सामने से ले गई, लेकिन उन्हें कुछ भी उफ तक नहीं करी। वो अपने शतरंज खेलने में मगन ही रहे। इसका थर्ड क्या है? मदर मार्गरेट का जादू क्या है, स्पष्ट करना है हमें। वो क्या है? उनके अंदर ममता थी। जो मदर मार्गरेट है उनके अंदर से माँ के अंदर काफी ममता होती है ना अपने बच्चों को लेके, उसी तरीके से उनको क्या थी? उनके अंदर ममता थी। किसको लेके? रोगियों को लेके। जो भी रोगी आते थे, बीमार लोग आते थे, वो काफी उनकी सेवा करती थी। मानव मात्र की सेवा उन्होंने काफी ज्यादा करी थी। तो उनके अंदर क्या थी? ममता थी, वो सेवा भावना थी, उनके अंदर सेवा की भावना थी काफी। और वो दीनहीन निराश रोगियों को, जो भी दीनहीन निराश रोगी होते थे, काफी उन्हें दर्द हो रहा होता था या निराश रहते थे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, उन्हें वो हमेशा खुश कराने में लगी रहती थी, क्योंकि वो हमेशा हंसी रहती थी। अगर हमारे वातावरण में पॉजिटिव वेव आएंगी तो इससे हमें ही अच्छा लगेगा। अगर सामने वाला भी दुख रहेगा, हम भी दुख हैं, तो बहुत नेगेटिव हो जाता है सब कुछ। खुशी बांटती रहती थी, हंसते खेलते व्यक्ति, मतलब कि हंसते खेलती रहती थी सभी व्यक्तियों के साथ। और इसलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को क्या कहा है? जादूगरनी कहा है। जैसे जादूगरनी सभी को मतलब खुश कर देती ना अपना जादू दिखा के, उसी तरह मदर मार्गरेट क्या करती थी? अपनी खुशियां बिखेरती थी रोगियों के बीच में। अब इसका फोर्थ है क्या है? बहादुर अपने माँ बाप को प्यार करता था।
पर फिर भी वह अपने घर से भाग गया। इसका कारण बताना है, किसका कारण बताना है, बहादुर ने अपना घर क्यों छोड़ा, वो क्यों भाग गया। वो इसलिए भाग गया था, जो उसकी माँ थी वो उससे प्यार नहीं करती थी, उससे ऐसा लगता है उससे प्यार ही नहीं करती हैं, उसे हमेशा मारती रहती हैं, उसे खेलने नहीं देती हैं। वो काफ़ी शरारती था, वो हमेशा चाहता था वो काम ना करे, वो खेलता रहे। मतलब वो छोटा सा बच्चा था, बच्चों के अंदर तो ऐसे होता है, वो चाहते हैं कि वो हमेशा खेलें, काम ना करें। लेकिन उसकी जो माँ थी वो हमेशा उसे मारती रहती थी। उसकी माँ की जो भैंस थी काफ़ी उससे अच्छी लगती थी उसकी माँ को वो भैंस। उसने उस भैंस को काफ़ी खूब मारा था और वो भैंस उसकी माँ के पास आ गई और उसकी माँ को लगा कि उसने बहुत मारा बहादुर ने उसे। इसलिए जब बहादुर घर आया, भैंस को उसने जितना मारा था उससे भी उसने दुगना मारा उसकी माँ ने उसे। और उससे उसका ना मतलब जैसे अब हमें कोई भी हमारे मम्मी पापा का भला बुरा कहते हैं तो काफ़ी हमें गुस्सा आने लग जाता है कि वो हमें ऐसा क्यों करें। इसीलिए बहादुर को उससे अपनी माँ से उसका दिल फट गया। दिल फटने का मतलब दिल उखड़ गया कि उसे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है अपनी माँ के पास, मैं दूर चला जाऊँगा, यहाँ से भाग जाऊँगा। इसलिए वो वहाँ से भाग गया। मेन कारण क्या था इसका, क्योंकि उसकी माँ ने उसे खूब मारा था भैंस के चक्कर में, ठीक है। और उसकी माँ उसे कभी रोटी बना के भी नहीं देती थी। जिस तरीके से आगे चल के इस कविता में आपने पढ़ा होगा, निर्मला ने भी बाद में क्या कर दिया था, उसकी रोटी बनाना बंद कर दी थी। इसी तरह उसकी माँ भी पहले यही करती थी, उसकी रोटियाँ उसे नहीं बना के देती थी, उसे कहती थी खुद बना। और उससे काफ़ी उसे बुरा लगता था अंदर से। इसलिए वो इन 2-3 कारणों से क्या कर दिया, घर छोड़ के भाग गया। तो उसके भैंस की वजह से उसे क्या बहुत मारा था, इसलिए बहादुर अपना घर छोड़कर भाग गया था। इसका 4th देखते हैं क्या है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ के आधार पर बताइए कि हिटलर को मदर ने क्यों बुरा कहा। जो हिटलर है, हिटलर का नाम तो सभी ने सुना होगा, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। वो कहाँ का था, वो जर्मनी का रहने वाला था। तो उन्होंने उसे बुरा क्यों कहा था। मदर और क्रिस चाइल्ड की घर ढह गया था इस लड़ाई में। किस लड़ाई में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो दोनों का घर ढह गया था। मदर थी वो फ्रांस की थी और जो क्रिस चाइल्ड थी वो कहाँ की थी, जर्मनी की थी। तो जर्मनी से ही ये युद्ध शुरू हुआ था। जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था, जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ था तो वहीं से। इसलिए मदर ने किसको बुरा कहा है, हिटलर को बुरा कहा है, इसलिए क्योंकि इस लड़ाई के अंदर, द्वितीय विश्व के अंदर दोनों का घर ढह गया था। एक लड़ाई जब होती है तो किसी एक देश की हानि नहीं होती है, जिससे लड़ाई हुई उसकी भी हानि होगी, उसके आसपास के जितने भी देश हैं उसकी भी हानि होगी। जनहानि, धन हानि सभी की होती है। जो आज हमने 9th क्वेश्चन तक करा है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 10th क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगी। और जो आपकी जो 4th क्वेश्चन तक की जो वीडियो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है तो वो स्टार्ट हो चुकी है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।